नमस्कार दोस्तों, 23 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट और ठीक ठाक न्यूज़ है दोस्तों। मैं वैसे भी आपके लिए केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही लेके आता हूँ। तो यहाँ पे जे में वोटिंग हुई है। किसकी वोटिंग हुई है? तो भैया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की वोटिंग हुई है। जे में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की टोटल 280 सीट्स पे वोटिंग हुई है और ट्यूसडे इवनिंग तक इलेक्शन कमीशन ने 241 सीट्स के रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, जिसमें बीजेपी ने 68 वोट सीट जीती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 55 सीटें जीती हैं, पीडीपी ने 26, कांग्रेस ने 21, अपनी पार्टी ने 10। ठीक है भाई। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने 43 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की सीटें जीती हैं। कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसके साथ यहां पे अलायंस बनाने वाले हैं वो यहां पे थोड़ा सा विनर बनता नजर आएगा। तो भाई पहले इलेक्शंस हैं ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, यहाँ पे लद्दाख इन्वॉल्व नहीं है। लद्दाख अलग हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर से। तो 5 अगस्त 2019 को अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में तोड़ दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस हो रहे हैं 280 में। यहां पे जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन है, जिसका काम है कि भाई हम कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को वापस लेके आएंगे, वो लगभग 100 से ज्यादा सीटें जीतता है यहां पे नजर आ रहा है। एंड में एक बार जब तक 280 सीट्स के फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक सरकार कौन बनाने वाला है ये देखना बाकी है। अब यहां पे जो हिंदू डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू, उधमपुर, कथुआ, सांभा, ठीक है, यहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है। जम्मू डिवीजन में 56 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की सीट्स में 49 पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस यहां पे एक मेजर पॉलिटिक्स बन के उभरे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ओवरऑल जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएंगे और सरकार देखते हैं कौन मेजोरिटी बनाता है, उसके बाद पता चलेगा। नेक्स्ट न्यूज, दिसंबर 23 किसान दिवस। चरण सिंह को याद करिए दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पूर्व। बहुत छोटे समय के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे, केवल जुलाई 1979 से लेके जनवरी 1980 के बीच में ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इनका जो जन्म मतलब जितने समय ये एक्टिव रहे, 1902 23 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। 29 मई 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। पूरे की पूरे आज़ादी का जो प्रोसेस था उसमें इन्होंने बहुत मेजरली पार्टिसिपेट किया था और आज़ाद भारत में भी इन्होंने कैबिनेट में रहकर काफी काम किया। तो आप बात करो तो किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे, इसको 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 दिसंबर इज बेसिकली द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह। ये 5वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। चौधरी चरण सिंह के फार्मर की फैमिली में जन्मे थे, तो इनको फार्मर्स की प्रॉब्लम के बारे में काफी पता थे। फार्मर्स के साथ ये अपने आप को एसोसिएट करते थे, इसलिए इनकी पॉलिसीज काफी हद तक फार्मर्स फ्रेंडली थी। बहुत छोटे समय के लिए प्राइम मिनिस्टर है, जुलाई 1979 से जनवरी 1980, और इसमें इन्होंने इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई इंडियन फार्मर्स के लिए। गवर्नमेंट ने 2001 में यह बोला कि भाई चौधरी चरण सिंह जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है 23 दिसंबर, इसको मनाया जाएगा किसान दिवस। और किसान दिवस को क्यों मनाया जाता है कि भाई हमारे देश के फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हमारे फार्मर्स का जो रोल है उसको हम कभी ना भूलें। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने लाइफ काल में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के इशू को हमेशा सामने लेके आए। फार्मर्स राइट के लिए वो लड़े। सर छोटू राम की लेगेसी के बाद ये भी फार्मर्स राइट के लिए बहुत लड़ते छोटू राम। इन्होंने किसान ट्रस्ट की स्थापना की 23 दिसंबर 1978 को। ओके भाई, 1939 में जब देश आजाद नहीं हुआ था तब डेप्ट रिडेम्पशन बिल लेके आए चौधरी चरण सिंह जी, जिससे यह बोला गया कि फार्मर्स को मनी लेंडर से आजादी दिलवाई जाएगी। 1952 में जब ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो जमींदारी सिस्टम की एबोलिशन के लिए इन्होंने काम किया। पीछे पड़े रहते थे जवाहरलाल नेहरू साहब के जमींदारी सिस्टम हटाइए। 1953 में कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट इन्होंने पास करवाया। यहां पे इस कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जो फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है हमारे किसानों की, इनको मिला के एक बड़े प्लॉट में प्लॉटिंग करके छोटे छोटे प्लॉट्स को फार्मर्स के बीच में फिर से बांटा जाए। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। चौधरी चरण सिंह जी ने फार्म सेक्टर, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, बहुत सारी चीजों में काम किया है। फार्मिंग कम्युनिटी के लिए इन्होंने जो कुछ भी किया है, इसके लिए इनका मेमोरियल बनाया गया न्यू दिल्ली में, जिसको नाम दिया गया किसान घाट। बड़ी बात है दोस्तों, जनरल स्टडीज पेपर 4 में ये चीज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वही बातें, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। फिर भाई ये वाली न्यूज है, तीसरी न्यूज, ट्रंप कन्फर्स लेजियन ऑफ मेरिट ऑन पीएम मोदी। भैया ट्रंप जाते जाते नियम कानूनों की बौछार कर रहे हैं।
एक और डिसीजन लेके आए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये डिसीजन तो डोनाल्ड ट्रंप को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इन्होंने लेजियन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया है। लेजियन ऑफ मेरिट इज वन ऑफ द अमेरिकाज हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर्स। तो ये मोदी साहब को दिया गया फॉर हिज लीडरशिप इन एलिवेटिंग बाइलेटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड एक्सेलरेटिंग इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल पावर। ये अवार्ड मोदी साहब को भी दिया गया। ये अवार्ड जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे साहब को भी दिया गया। ये अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन साहब को भी दिया गया। अब आप समझ सकते हो, क्वाड के 4 मेंबर्स हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया। तो यूएस ने बाकी 3 क्वाड के मेंबर्स को यहां पे अवार्ड दिया है। जब मोदी जी को अवार्ड मिला तो ऑब्वियस सी बात है, एक डिग्निफाइड अवार्ड मिला तो एक डिग्निफिटरी की तरह मोदी जी ने भी इस अवार्ड के लिए थैंक यू बोला ट्रंप साहब को, और उन्होंने बोला कि भाई ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है इंडिया के देश के लोगों का और यूएस के देश के लोगों के एफर्ट्स को, एक दूसरे की रिलेशनशिप को बढ़ाने में। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं मोदी साहब, आई एम डीपली ऑनर्ड टू बी अवार्डेड द लेजेंड ऑफ मेरिट बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इट रिकॉग्नाइजेस द एफर्ट्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एंड द यूएस टू इंप्रूव बायलैटरल टाइज reflected in bipartisan consensus in both countries about the US India strategic partnership। मोदी जी ने ट्वीट के थ्रू बोला, जनरल स्टडीज पेपर थ्रू इंटरनेशनल रिलेशन। फिर भैया नया स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, इसके बारे में काफी सारी बात कर चुका हूं। ये जो नया स्ट्रेस है N501Y इसको बोला जाता है, ये ज्यादा इन्फेक्शियस है। भाई बहुत सारी कंट्रीज ने, इंडिया और बहुत सी और कंट्रीज ने यूनाइटेड किंगडम से आने वाली फ्लाइट्स के ऊपर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 का ये जो N501Y स्ट्रेन है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है भाई, खासकर ईस्ट और साउथ इंग्लैंड में तेजी से फैल रहा है। इसको नाम दिया गया है VUI, वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन मतलब कि ये जो N501Y ये जो वेरिएंट है, ये जो म्यूटेटेड वर्जन है कोरोना वायरस का, इसके ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस नहीं है, इसके ऊपर अभी भी बातचीत हो रही है। ये वेरिएंट को आइडेंटिफाई किसने किया था? इसको आइडेंटिफाई किया था कोविड-19 जीनोमिक्स यूके, जिसको COG यूके कहते हैं। COG यूके एक ऐसा कंसोर्टियम है जहां पे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग बैठते हैं, जो कि एनालाइज करता है जेनोम सीक्वेंसिंग डाटा को। कोविड-19 का जो डाटाबेस है जिसियाड, इसको सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ये यूके का COG यूके। COG यूके का ये भी बोलना है कि भले ही ये N501Y जो म्यूटेशन है कोरोना वायरस का, ये बहुत तेजी से फैलता है, ज्यादा इन्फेक्शियस है, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये मॉर्टेलिटी को बढ़ा देगा। यानी कि एक वायरस एक इंसान को इन्फेक्ट कर दे बहुत तेजी से, तो इन्फेक्शियस तो है N501Y, लेकिन ये मॉर्टेलिटी रेट को बढ़ाएगा, इंसान को ज्यादा मारेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसके बारे में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि भाई वैक्सीन इसके ऊपर कितनी इफेक्टिव होगी। अभी तक तो यही बोला जा रहा है कि जो फाइजर नाम की वैक्सीन अप्रूव हुई है यूके में, ये इस N501Y वायरस को भी मार देगी। बट अभी बहस चल रही है, अभी वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में आपको ये चीज काम आएगी। फिर एक नॉर्मल सी न्यूज है, 6 इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 6 इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया और जापान की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए बोला है कि एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लिटरेचर और स्क्रिप्चर की, और इस ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लिटरेचर और स्क्रिप्चर की जो लाइब्रेरी है, इसमें डिजिटल कॉपीज मेंटेन की जाएंगी बुद्धिस्ट लिटरेचर की। ठीक है भाई, और ये डिजिटल कॉपीज बुद्धिस्ट लिटरेचर की मॉन्क्स और स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज्म को अवेलेबल कराई जाएंगी अलग अलग भाषा में, क्योंकि बुद्धिज्म के स्कॉलर्स जापान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, चाइना में भी हैं, आपके बाकी कंट्रीज में भी, वियतनाम, कंबोडिया में भी हैं। तो उनकी भाषा में ये डिजिटल कॉपीज उनको अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल ये जो बुद्धिस्ट मैसेज है वो पूरी दुनिया में पहुंच सके, लोगों को पता चल सके कि इस बुद्धिज्म की फिलॉसफी में नॉन वायलेंस की बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात की जाती है। इससे डायलॉग, डिबेट बढ़ेगा, स्पिरिचुअल और स्कॉलरली एक्सचेंजेस होंगे, इंडिया और जापान की शेयर्ड वैल्यूज दुनिया भर को पता चलेंगी। कुल मिला के इंडिया की और जापान की सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में बढ़ेगी। बुद्धिज्म की बात इंडिया में की जाए तो मौर्य एम्पायर के दौरान बुद्धिज्म बहुत तेजी से इंडिया में फैलना हुआ। इंडियन कल्चर और वे ऑफ लाइफ को बहुत हद तक बुद्धिज्म ने अफेक्ट किया। बुद्धिज्म की अपील लोअर कास्ट के लोगों में ज्यादा थी, क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार थे हिंदू धर्म में, जिसमें ब्राह्मण्स और क्षत्रिय आते थे, उन्होंने कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया था और नीचे के कास्ट को दबा दिया था। तो उस समय की नीचे की कास्ट के लोगों के सामने
बुद्धिज्म एक वायबल अल्टरनेटिव बन के आया। उनको लगा कि बुद्धिज्म एक ऐसी जगह है जहां पे हमको बराबरी का अधिकार मिलेगा, और उस समय पे बराबरी का अधिकार एक बड़ी बात थी। ऐसी दकियानूसी सोसाइटी थी उस टाइम की। बुद्धिज्म को स्टेट सपोर्ट मिला एम्पर अशोक से, जिसने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया 260 बीसी में। 2011 सेंसस के हिसाब से अगर बात की जाए तो बुद्धिस्ट में 0.7% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया में 84 लाख इंडिविजुअल्स, 84 लाख बुद्धिस्ट रहते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जिसमें जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है, जो पुराने बुद्धिस्ट है, वो केवल 13% है। नयावन बुद्धिस्ट यानी जो हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए हैं, अंबेडकर जी को फॉलो करते हुए जो लोग, जिन्होंने बुद्धिस्ट अपनाया, बुद्धिज्म धर्म को अपनाया, नियो बुद्धिस्ट, दे आर अप्रॉक्सीमेटली 87% ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है भाई, 2011 सेंसस के हिसाब से सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट कहां पे है? महाराष्ट्र में है, 65,30,000, और पूरे देश में 84 लाख है। तो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बुद्धिस्ट जनता कहां पे कंसंट्रेटेड है? महाराष्ट्र में कंसंट्रेटेड है। ये यहां पे आपको जापान का मैप नजर आ रहा है दोस्तों। जापान और चाइना के बीच में क्या आता है? सी ऑफ जापान। जापान के सबसे पास कौन सी कंट्री नजर आ रही है आपको? यहां पे आपको नजर आ रही है साउथ कोरिया। ठीक है भाई, तो साउथ कोरिया और जापान को यहां पे अलग कौन कर रहा है? कोरिया स्ट्रेट अलग कर रही है। जापान एक नहीं, एक्चुअली 4 बड़े बड़े आइलैंड से मिलकर बना है। यहां पे आपको नजर आ रहा है होकाइडो आइलैंड, यहां पे होन्शु आइलैंड, यहां पे क्यूशु आइलैंड, यहां पे शिकोकू आइलैंड। तो ये 4 आइलैंड से मिलकर जापान बना है। बेसिक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। एक और न्यूज पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल 2020। भैया गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020 में कुछ चेंजेस किए, जहां पे कंज्यूमर्स को और एक्स्ट्रा राइट्स दिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पावर सप्लायर्स हैं इंडिया में, उनके ऊपर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपोज की जा रही हैं। इन पावर सप्लायर्स को यह बोला जा रहा है कि आप क्वालिटी और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी देंगे, किसको? कंज्यूमर्स को। तो अब यहां पे कंज्यूमर्स को ज्यादा एम्पावर किया जा रहा है, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जा रही है। अब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बांट रही है? देखिए, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीज है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, वो महाराष्ट्र सरकार के अंदर काम करता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो यूपी सरकार के अंदर काम करता है। तो ये जो अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीज हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर काम करती हैं। तो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। अगर सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से काम कर सकती थी, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराना होगा। और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020 को अमेंड किया गया, ताकि कंज्यूमर्स को और राइट्स दिए जा सके, ताकि क्वालिटी रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स तक पहुंचाई जा सके। तो भाई 11 की एरियाज ऑफ पावर सप्लाई में भाई चेंजेस किए जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस, मीटरिंग अरेंजमेंट्स, रिलीज ऑफ न्यू कनेक्शंस, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, ग्रीवेंस रिड्यूसल, कंपनसेशन मैकेनिज्म, सब यहां लिखा हुआ है। तो भाई राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स और ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस को मीट करना होगा, नए कनेक्शंस को देना, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट है तो तुरंत एग्जीक्यूट करना, मीटरिंग अरेंजमेंट, बिलिंग एंड पेमेंट, डिस्कनेक्शन एंड रिकनेक्शन, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर से प्रोज्यूमर, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लाइसेंसी, कंपनसेशन मैकेनिज्म, कॉल सेंटर, ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म, ये सब लेके आना पड़ेगा। ठीक है भाई, जनरल स्टडीज पेपर 2 में चीज आपको काम आएगी। फाइनल न्यूज, इजरायली हाईकोर्ट हियर्स चैलेंज टू ज्यूइश नेशनल लॉ। 2018 में दोस्तों एक लॉ लाया गया था इजराइल में। यह लॉ क्या बोलता था? यह लॉ बोलता था कि जो इजराइल है, बेसिकली दिस इज अ नेशन स्टेट ऑफ ज्यूइश पीपल। 2018 का जो लॉ है, यह इजराइल को बोलता है नेशन स्टेट ऑफ ज्यूइश पीपल। अब इस चीज से इजराइल की माइनॉरिटीज को प्रॉब्लम है। इजराइल में जो अरब माइनॉरिटी है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ इजराइल्स पॉपुलेशन। तो भाई 2018 के लॉ के अगेंस्ट 15 पिटीशंस फाइल की गई हैं इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में। किसके द्वारा? अरब राइट ग्रुप्स के द्वारा और दूसरे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। इनका यह बोलना है कि जो 2018 का लॉ है, जो कि इजराइल को नेशन स्टेट बोलता है ज्यूइश पीपल को, यानी इजराइल के संविधान को आप बेसिकली एक धर्म के साथ एसोसिएट करता है, और वो धर्म है ज्यूज धर्म। तो यहां पे ये सुप्रीम कोर्ट में 11 जस्टिस की एक बेंच बैठेगी और इसके ऊपर बातचीत करेगी। ठीक है भाई, यहां पे देखिए हसन जबारीन जो फाउंडर है अदला के, ये क्या बोल रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इजरायली लीगल हिस्ट्री दैट सुप्रीम कोर्ट हैज टू डील विद द लीगल स्टेटस ऑफ पैलेस्टीनियन माइनॉरिटी इन इजराइल। आपको पता है, तो अब इसके ऊपर काफी बड़ी बहस है। ये जो नेशनल लॉ था जुलाई 2018 में आया था, इसको नेसेट ने अप्रूवल दे दिया था। नेसेट है भाई आपकी इजराइल की पार्लियामेंट। तो अब ज्यूइश पीपल का है ये नेशन स्टेट या सबका है, ये तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी। यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने क्या बोला है कि जुडिशरी को कोई अधिकार नहीं है यहां पे
पार्लियामेंट, इसराइल की पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए इस लॉ को चेंज करने का, और अगर जुडिशरी इंटरवीन करती है तो मैं लेजिस्लेचर को ये कॉल देता हूं कि जुडिशियल अथॉरिटी को यहां पे लिमिट किया जाए। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो साफ साफ बोल रहे हैं कि इसराइल की सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है इस लॉ को चेंज करने का या इस लॉ के अगेंस्ट बात करने का। इसराइल की बात की जाए तो ये जो वेस्ट बैंक का इलाका यहां पे आपको नजर आ रहा है दोस्तों, यहां पे एक बहुत बड़ी अरब पॉपुलेशन रहती है, इधर गाजा पट्टी में रहती है। अगर आप इसराइल के नॉर्थ में देखें तो नेबलन, नॉर्थ ईस्ट में आपको सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ में इजिप्ट नजर आ रहा है। तो ये था आज का न्यूज एनालिसिस, जनरल स्टडीज पेपर 1 आपको काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए मत जाइएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को एंगेजमेंट बढ़ जाता है। गुड बाय।